विद्यार्थियों नमस्कार। समाजशास्त्र बीए द्वितीय वर्ष प्रथम पेपर में हम चर्चा कर रहे हैं सामाजिक विधान, सोशल लेजिस्लेशन। अभी घरेलू हिंसा पे पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी। आज हम करेंगे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। स्वतंत्रता पश्चात संविधान निर्माण में हमारे यहाँ चिंतकों ने, मनीषिकों ने, विद्वानों ने समानता, भ्रातृत्व, बंधुत्व की विचारधारा का विशेष ध्यान रखा और संविधान बनाया भी हमारा समानता और बंधुत्व की विचारधारा पे। यहाँ इनकी सोच ही थी संविधान निर्माताओं की कि भारतवर्ष को एक आदर्श और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करेंगे। सामाजिक आर्थिक समानता के आधार पर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हम समाज में सबसे पहले भारत सरकार का कर्तव्य होगा, भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी कि भारत को में समानता को एक वास्तविक स्थिति प्रदान की जाए, रियलिटी में इक्वालिटी को लाया जाए। और इसके लिए उन्होंने कहा कुछ विशेष संवैधानिक प्रावधान बहुत जरूरी हैं, जिससे समाज का ये जो पिछड़ा वर्ग है ये अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, अपने आप को ऊपर ला सके और समाज में समानता पे की स्थिति को ले सके। हमारे यहाँ जो था अनुसूचित जाति जनजाति को अत्याचार जो बहुत थे, सदियों से चले आ रहे थे, उससे बचाने के लिए और उनकी रक्षा के लिए, उनकी कैसे रक्षा हो सके, भारतीय संसद द्वारा 11 सितंबर 1989 को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 पारित किया गया। यह 30 जनवरी 1990 से सारे भारत में लागू किया गया है। यह प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों का उत्पीड़न करता है। इस अधिनियम में 5 अध्याय और 23 धाराएं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यह कानून अनुसूचित जातियों जनजातियों में सम्मिलित व्यक्तियों के खिलाफ अपराधी को दंडित करता है। यह कानून पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है। यह कानून विशेष अदालतों को स्थापित करता है ताकि मामले इस प्रकार के प्रकरण तेजी से निपट सकें। इसको बनाया ही गया है कि इस वर्ग को समाज के उच्च वर्ग के शोषण से मुक्ति मिल सके, क्योंकि उच्च वर्ग द्वारा इस वर्ग को अपना गुलाम बनाकर रखा जा रहा था। ये काफी पहले से चला आ रहा था और धीरे धीरे उनके साथ अमानुषिक अत्याचार करते थे। लेकिन संविधान बनने के बाद बहुत कुछ परिस्थितियां सुधरी, लेकिन उतनी नहीं सुधरी जैसी अपेक्षा थी। इसमें कुछ ऐसे अपराध जो भारतीय दंड संहिता में शामिल हैं, उनके लिए इस कानून में सजा, अधिक से अधिक सजा निर्धारित की गई। यह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रति होने वाले क्रूर और अपमानजनक व्यवहार, अपमानजनक अपराधों जैसे जबरन अखाद्य पदार्थ मलमूत्र खिला देना, उनका सामाजिक बहिष्कार करना, इस सभी को इसके अंतर्गत अपराध माना गया। ऐसे 20 से अधिक कृत्य इस अपराध की श्रेणी में शामिल किए गए। इसमें 2-3 चीजें ध्यान देने योग्य है। पहला क्या होता है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 इस वर्ग के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार को रोकने के लिए पारित किया। सामाजिक बहिष्कार क्या है? किसी व्यक्ति या समाज में सामाजिक बहिष्कार तब होता है उस व्यक्ति का जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से इनकार कर दे कि मैं आपके साथ संपर्क में। अभी इसको इसमें ना लिया जाए कि कोरोना काल में लोगों ने कहा कि आप संपर्क में नहीं आए, ये सामाजिक बहिष्कार नहीं, ये एक वो है स्वास्थ्य की दृष्टि से वायरस को रोकने के लिए है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को शारीरिक चोट पहुंचाने, उसके घर के आसपास या परिवार में उन्हें अपमानित करने, क्षुब्ध करने, है ना, पर ये लागू होगा उससे सामाजिक बहिष्कार रोकने के लिए। इस वर्ग के सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतरवाना, नंगा करना, उसके चेहरे पे कालिक पोतना, पेंट पोत के सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, ये सामाजिक बहिष्कार है। इस वर्ग के सदस्यों की भूमि पर गैर कानूनी ढंग से खेती करना, उनकी फसल काट लेना, भूमि पर कब्जा कर लेना, गैर कानूनी ढंग से भूमि से बेदखल कर देना, इस जाति जनजाति के सदस्यों को भीख मांगने के लिए मजबूर करना, बंधुआ मजदूर रखने के लिए विवश करना, मतदान करने से या उम्मीदवार को मतदान किसी विशेष के लिए करने से रोकना, है ना, महिला सदस्य का अनादर करना, अपमानित करना, उनको
महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला के उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक यौन शोषण, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनके सामाजिक बहिष्कार की श्रेणी में इस सब को प्रतिबंधित किया गया। अब आर्थिक बहिष्कार क्या होता है, देखिए, इकोनॉमिक बाइकआउट या बैन, आर्थिक बहिष्कार कि अनुसूचित जनजाति वगैरह को कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य से अगर व्यापार करने से इनकार करता है तो वो आर्थिक बहिष्कार है। किसी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के साथ काम करने या उसे काम पर रखने, नौकरी देने से इनकार करना भी अपराध है। इन सदस्यों की सेवाएं न प्रदान करना, उन्हें सेवा प्रदान न करने देना अपराध है। ये जो व्यापार, सामान्यतः व्यापार जैसे किए जाते हैं उस तरीके में बदलाव, है ना, उनको भी इसमें सम्मिलित ना करना आर्थिक। दंड, ये जो अधिनियम है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करने पर, अधिनियम 1989 कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो भी करेगा, जो दोषी पाया जाएगा उसको 6 माह से 5 साल तक की सजा और अर्थदंड का प्रावधान है। क्रूरतापूर्ण हत्या के अपराध के लिए तो मृत्युदंड की सजा है। अधिनियम की धारा 3 पुस्तक में 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि झूठी गवाही देता है जिसका आशय किसी ऐसे अपराध में उसे फंसाना है जिसकी सजा मृत्युदंड आजीवन कारावास है, इस प्रकार की झूठी गवाही देने वाले मृत्युदंड के भागी, मतलब इनके लिए SC ST को फंसाने के लिए। मिथ्या साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध कराता है तो उसे 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा और जुर्माना भी लगेगा। दूसरी चीज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पूजा स्थल, है ना, आवास को किसी विस्फोटक पदार्थ या आग से अगर नष्ट करने का प्रयास करता है तो आजीवन कारावास के साथ साथ जुर्माने से दंडित होगा व्यक्ति। लोक सेवक होते हुए कोई इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा तो वह 1 वर्ष से लेकर इस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। अब ये जो था इनके उत्थान, सम्मान, स्वाभिमान, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए, समाज के लिए उनका सम्मान, समाज में सम्मान, उनका स्वाभिमान, उनका भी हर व्यक्ति का स्वाभिमान होना चाहिए, उसके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। इसमें जो था मेन रूप से ये इसलिए करा गया, इसके कुछ प्रावधान हैं, जैसे धारा 14 के अंतर्गत मामले को तेजी से विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना उसमें की गई है। धारा 15 के अंतर्गत अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय में चल रहे मामलों को एक अनुभवी लोक अभियोजन सरकारी वकील नियुक्त करके निपटाया जाएगा। धारा 17 के तहत इस अधिनियम के अधीन मामले में संबंधित जांच DSP स्तर का ही अधिकारी करेगा, उससे नीचे का नहीं। धारा 18 के तहत इस नियम के तहत अपराध करने वाले अभियुक्तों की जमानत नहीं होगी। और धारा 21(2) के अनुसार पीड़ित व्यक्ति के लिए पर्याप्त सुविधाएं और कानूनी सहायताएं की व्यवस्था की गई है। सरकार पीड़ित व्यक्ति के लिए धारा 21(2) के तहत आर्थिक सहायता और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। धारा 5(2) के तहत FIR की एक कॉपी पीड़ित को निःशुल्क दी जाएगी। धारा 12(1) में प्रावधान है कि SP घटना का मुआयना करने के बाद पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए आवश्यकता अनुसार उस क्षेत्र में पुलिस की नियुक्ति करेंगे। ये तो थोड़े बहुत कुछ खास प्रावधान जो हैं मेन वो आपके साथ चर्चा की। अब शासकीय अधिकारियों के कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, तत्काल शिकायत दर्ज करें, वो हस्ताक्षर लेने से पहले पुलिस थाने में दिए गए बयान को पढ़कर सुनाएं, जानकारी देने वाले व्यक्ति को बयान की प्रति दे, पीड़ित और गवाह का बयान रिकॉर्ड किया जाए। FIR शिकायत दर्ज करने के 60 दिन के अंदर अपराध की जांच कर चार्जशीट आरोप पत्र पेश करें, दस्तावेज तैयार करना, उनका सटीक अनुवाद करना। इस तरीके से ये उसमें सरकारी अधिकारियों के भी कुछ कर्तव्य निश्चित किया है। इस तरह 11 सितंबर 1989 को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 पारित हुआ और 30 जनवरी 1990 से पूरे देश में लागू है, जिसके अब हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। सामाजिक विधान की श्रेणी में एक दूसरा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये भी हमें जानना चाहिए। मानव अधिकारों की एक लंबे समय से चर्चा हो रही है, इसका एक पुराना इतिहास है। इसमें इसका ये था, वास्तव में इस अवधारणा ये विकसित हुई सत्ता के निरंकुश उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए। मध्यकाल में 13वीं शताब्दी में राजा और सामंतों के मध्य एक समझौता हुआ था, जो मैग्ना कार्टा ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी। इंग्लैंड में स्वतंत्रता के लिए समझौता 15 जून 1215 में हुआ था, जिसे मैग्ना कार्टा या ग्रेट चार्टर कहते हैं।
1689 ईस्वी में ब्रिटेन में हुई क्रांति ने मानवाधिकार की अवधारणा को विस्तारित दिया। इस क्रांति में बिल ऑफ राइट्स के तहत व्यक्ति को उन मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए मान्यता दी गई जिनका अब तक हनन किया जाता था। और 1776 में अमेरिकी क्रांति, 1789 में फ्रांस की क्रांति, जिसका मुख्य नारा था स्वतंत्रता, फ्रीडम, समता, इक्वालिटी और बंधुत्व, इसने मानवाधिकार के विकास की पृष्ठभूमि तैयार करी। अब वर्तमान मानवाधिकार जो है ये वास्तव में सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है। विश्व युद्ध के अमानवीय घटनाओं की भर्त्सना करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का भाषण ही इसका मुख्य आधार था। फ्रैंकलिन की पत्नी एलिनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में 1946 में गठित मानवाधिकार आयोग द्वारा एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। इसमें विश्व के सभी देशों ने अपने संविधान में इसको स्थान दिया है और दिसंबर 1948 से मानवाधिकार की सार्वभौम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा की गई। भारत में तो बहुत पहले से मानवाधिकारों की बात की जा रही है। भारतीय संस्कृति तो इसकी अनुयायी है। यहाँ संगठित रूप से नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1936 में सिविल लिबर्टीज यूनियन के माध्यम से हुई थी। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा पत्र पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए, जिसके प्रावधानों को हमने संविधान में समानता, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मानव दुर्व्यवहार, बलात्श्रम का प्रतिषेध, धर्म की स्वतंत्रता के माध्यम से हमने अपने संविधान में मानवाधिकार को लागू किया है। मानवाधिकारों के समय पालन के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भी गठित किया गया। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। यह 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था। इसके अंतर्गत प्रावधान रखा गया एक राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन होगा, जिसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। 8 सदस्य होते हैं इसमें सब मिला के। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रिटायर्ड, उनको रखेंगे। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो। 2 सदस्य मानव अधिकार से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले होंगे। एक सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जो है वो इसका सदस्य होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष सदस्य होंगे और जो आयोग का मुख्य कार्यवाहक अधिकारी होगा वो महासचिव होगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर यह कार्यालय स्थापित कर सकता है। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र से अध्यक्ष अन्य सदस्यों को नियुक्त करते हैं और प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समितियों की सिफारिशें प्राप्त करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनती है। जिसका वो समिति है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के भारसहायक मंत्री सदस्य होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता है जो वो उसका सदस्य है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता सदस्य और राज्यसभा का उपसभापति इसका सदस्य है। तो इन सब से मिलके एक समिति बनती है। अब इनका देखिए प्रावधान। अध्यक्ष का कार्यभार जो नियुक्त किया जाता है पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक या 70 साल की आयु जो भी हो उसका चलेगा। सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का कार्यकाल होगा अवधि, और 5 वर्ष की अवधि के बाद उसे पुनर्नियुक्ति का भी पात्र हो सकता है, लेकिन 70 साल से अधिक आयु को नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रहने पर भारत सरकार के अधीन किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नियोजन का पात्र नहीं होगा, खाली यहाँ रहेगा, किसी और उसमें नहीं। अध्यक्ष की मृत्यु, पद या अन्य कारण से रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा जब तक कि नया अध्यक्ष न बन जाए। अब इनके काम देखिए। स्वप्रेरणा से किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से व्यक्ति द्वारा आवेदन किया हो तो वो कार्रवाई कर सकता है। न्यायालय में लंबित कार्रवाई में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय से अनुमोदन कर हस्तक्षेप कर सकता है। मानव अधिकारों के क्षेत्र का अनुसंधान, संवर्धन, प्रचार प्रसार, गोष्ठियां, संवर्धन करना, मातृत्व अधिकारों के लिए करना, आयोग की शक्तियां, पावर ऑफ आयोग, साक्षियों को सम्मान देकर हाजिर कराना और शपथ पर उनकी परीक्षा कराना, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों का साक्ष्य करना, न्यायालय कार्यालय से कोई लोक अभिलोक या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना। ये इसकी कुछ शक्तियां हैं।
मानवाधिकार वास्तव में अभी शश्वत में, इसके प्रति हमारी जागरूकता ही बढ़ाना जरूरी है। इसलिए इसको स्कूली पाठ्यक्रमों में अनिवार्य किया जाए। विधिक साक्षरता कार्यक्रम गंदी बस्ती ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से चलाए जाएं। संचार साधनों में इसका प्रचार हो। शासकीय संस्थानों कार्यालयों मानवाधिकारों को सतर्क रखा जाए। इसमें जांच बहुत ही सामान्य, केंद्र सरकार राज्य सरकार और उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं संगठन से जानकारी प्राप्त करता है। आयोग नियत समय में सूचना नहीं मिलती तो वह शिकायत की वह स्वयं जांच कर सकता है। जानकारी मिलने पर यदि आयोग संतुष्ट हो जाता है तो कोई जांच अपेक्षित नहीं है तो वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है तो संबंधित अधिकारी प्राधिकारी पीड़ित व्यक्ति को उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसे नुकसान का सहयोग करने की सिफारिश करेगी, इस नुकसान की भरपाई करें। इसमें संबद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति की तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने के लिए सिफारिश करता है। आयोग की सिफारिशों पर सरकार को 30 दिन में कार्रवाई कर सूचित करना होगा। ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में सभी राज्यों को मानवाधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के गठन का निर्देश देता है। इसलिए देखिए आज हर राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है जो कि त्वरित निपटान करते हैं, है ना। धारा 31 के तहत न्यायालयों के अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है जिससे मामले तत्काल निपट जाए। पुलिस और मानवाधिकार एक दूसरे से संबंध है। सामान्यतः मानवाधिकार के उल्लंघन में पुलिस विभाग की सर्वाधिक संलिप्तता पाई जाती है। कार्यालय घर कार अन्य स्थलों पर यौन पीड़न की घटनाएं घटती, अतः एक संवेदनशील है। इसीलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बनाया है और राज्य मानवाधिकार आयोग भी बनाया है और उसके लिए न्यायाधीश ही उसके अध्यक्ष होते हैं और वो चूंकि कानून के जानकार होते हैं, कानून समझते हैं, इसलिए स्वतः संज्ञान लेके वो किसी को भी बुला के उस पर कार्य कर सकते हैं। आज के लिए विद्यार्थी उतना, कल अगले सामाजिक विधान पे हम चर्चा करेंगे।